सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंसेप्ट एंड कन्वेंशन हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बिजनेस इंटिटी को पढ़ेंगे, गोइंग कंसर्न को पढ़ेंगे, कंजर्वेटिज्म को पढ़ेंगे, मेटलिटी को पढ़ेंगे, एक्यूरल को पढ़ेंगे और मैचिंग एटसेट्रा इस सब को पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आता है आपका, सबसे पहले आता है अकाउंटिंग जो है वो प्रोवाइड्स करती है क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करती है, हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है, किसके रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, फॉर दिस इंफॉर्मेशन टू बी प्रिपेयर्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द सर्टेन प्रिंसिपल्स। किस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एक आता है अकाउंटिंग कंसेप्ट पे बेस्ड है और अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे बेस्ड है। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट आपका होता है बिजनेस इंटिटी होता है, अकुरल होता है, मनी मेजरमेंट होता है, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूल एस्पेक्ट, रियलाइजेशन, मैचिंग, कॉस्ट, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब क्या होता है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती है, कंजर्वेटिज्म होता है, मेटेरियलिटी होता है, कंसिस्टेंसी होता है, डिस्क्लोजर, ये सब क्या होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं। ठीक है, अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करती है, हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट अ बिजनेस एंड फॉर द इंफॉर्मेशन टू बी प्रिपेयर्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। These accounting principles, concepts, and conventions are commonly known as GAAP, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशन दोनों को जब हम कॉमनली क्या बोलते हैं, GAP बोलते हैं। GAP क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब अगर हम बात करेंगे बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट के बारे में, इसके बारे में बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट के बारे में, ये क्या है, दिस कंसेप्ट एज्यूम्स दैट बिजनेस एंड इट्स ओनर बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट इंटिटीज़। क्या है, बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट क्या बोलते हैं हमें कि ये एज्यूम क्या करता है कि बिजनेस और इसका जो ऑनर होगा वो क्या है, दो सेपरेट इंडिपेंडेंट इंटिटीज़ होती है। ठीक है, एक्यूरल कंसेप्ट हमें क्या बोलता है, एक्यूरल कंसेप्ट हमें बोलता है, दिस कंसेप्ट states that revenues and expenses are recorded in the period, revenues or expenses are recorded in the period, जो revenues are recorded in the period, they are earned and incurred respective of the whether the cash is actually received or paid by the enterprise, also known as mercantile system of accounting। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, mercantile system of accounting कहते हैं। क्या कहते हैं, mercantile system of accounting कहते हैं। ठीक है, मर्चेंटाइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं किसको, एक्यूरल कंसेप्ट को मर्चेंटाइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। ये क्या होता है, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं इन द पीरियड, किस पीरियड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, इन विच दे आर अर्नड एंड इनकर्ड, जहाँ जब वो अर्न किए जाते हैं और इनकर्ड किए जाते हैं, एक्सपेंस किए जाते हैं, उस टाइम ये जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होते हैं रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, एक्यूरल कंसेप्ट कहते हैं। वेदर द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड आर पेड बाय द इंटरप्राइज, चाहे जो कैश होगा वो पेड किया होगा या रिसीव किया होगा, एक्चुअली इंटरप्राइज ने किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन इरेस्पेक्टिव ये इसमें मैटर नहीं करता है, बट पेमेंट जो है वो अर्न या इनकर्ड हुई है उसमें मैटर करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मर्चेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। नंबर थर्ड पे आता है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट, ये क्या बोलता है कंसेप्ट, दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। क्या बोलता है कि सिर्फ वही जो ट्रांजेक्शंस एक्सप्रेस की जाएगी मॉनेटरी टर्म्स में, शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी। जो ट्रांजेक्शंस मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस की जाएगी, जो ट्रांजेक्शंस वही जो ट्रांजेक्शंस अकाउंट्स में मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस की जाएगी उनको ही रिकॉर्ड किया जाएगा, कहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको हम कहते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। फोर्थ नंबर पे आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन indefinitely for a longer period of time and would not be liquidated in the
फोर्सिनेबल फ्यूचर। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होता है यूजर्स रिक्वायर इन्फॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होता है जो यूज़र होंगे वो क्या करते हैं, रिक्वायर्स, उनको क्या होती है, रिक्वायर्स होती है इन्फॉर्मेशन रेगुलर इंटरवल्स पे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्स होती है। उसके बाद नो फिल्म कैन वेट फॉर लॉन्ग टू नो द फाइनेंशियल results because various decisions are to be taken at regular intervals on the basis of such information. Hence, the financial statements are prepared normally after a period or interval of 1 year so that timely information is made available to the users. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये प्रिपेयर किया जाता है वो कब किया जाता है? आफ्टर पीरियड और इन इंटरवल ऑफ 1 ईयर में की जाती है, सो दैट क्या होगा कि जो टाइम इन्फॉर्मेशन होगी वो अवेलेबल होगी किसी लिए, यूजर्स के लिए। दिस इंटरवल, इसी इंटरवल्स को हम क्या कहते हैं, इन नोन एज अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको कहेंगे, जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो क्या होता है, इंटरवल ऑफ टाइम होता है एट द एंड ऑफ विच द इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द रिसोर्स ऑफ द बिजनेस। अपने बिजनेस के रिसोर्सेज ये को देखने के लिए, उसका इनकम स्टेटमेंट या पोजीशन स्टेटमेंट देखने के लिए एंड ऑफ द ईयर जो हम देखते हैं उसी को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। ड्यूल कंसेप्ट, इसमें क्या आता है, ड्यूल कंसेप्ट, एक आता है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी आता है। जिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट, ये कंसेप्ट क्या बोलता है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ ड्यूल और टू फोल्ड इफेक्ट। क्या है, हर एक ट्रांजेक्शन का क्या है, ड्यूल है या टू फोल्ड इफेक्ट है, शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेस, इसी को हम कहते हैं ड्यूअलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या, आल्सो नोन एज रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट को रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट, ड्यूल कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट को कहते हैं। रेवेन्यू इज रिकग्नाइज ओनली व्हेन इट इज रियलाइज। रेवेन्यू तभी रिकग्नाइज किया जब ये रियलाइज किया जाएगा, इसको कहते हैं रियलाइजेशन पीरियड। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज इन द सेम पीरियड। जो एक्सपेंस टू रिलेटेड टू रेवेन्यू वो कब रिकग्नाइज किए जाएंगे, उसी पीरियड में इन विच द रेवेन्यू इज टू बी, जब रेवेन्यू को रिकग्नाइज किया जाता है जाएगा। इसमें टू गेट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, इसमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस हमें मिलता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट अप्लाइज ओनली टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के लिए एक कंसेप्ट को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, कास्ट कंसेप्ट को। इसी को कहते हैं आल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कास्ट कंसेप्ट। इसी को क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कास्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। किसको, कास्ट कंसेप्ट। कास्ट कंसेप्ट को हिस्टोरिकल कास्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर रिकॉर्डेड एट इज ओरिजिनल कास्ट इन केस ऑफ इनिशियल रिकग्निशन, सब्सिक्वेंटली रिकॉर्डेड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। नो राइज और फॉल इन मार्केट प्राइस इज इन टेकन इनटू अकाउंट। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट में क्या आता है आपका, दिस कंसेप्ट स्टेट दैट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुड बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव इन नेचर होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। इन अदर वर्ड, द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुड बी अनबाइस्ड एंड शुड बी बेस्ड ऑन द सॉलिड एविडेंस एंड नॉट जस्ट रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ ओपिनियन। कंजर्वेटिज्म में क्या होता है, एज पर दिस कन्वेंशन ऑल द prospective losses are taken into consideration but not all prospective profits. In other words, anticipate no profits but provide for all possible losses, also known, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस भी कहते हैं कंजर्वेटिज्म को। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, एज पर द कन्वेंशन ऑल prospective losses are taken into consideration। prospective losses जो है वो taken into consideration की जाती हैं, but all not prospective profits। anticipate no profits but provide for the all possible losses। मटेरियलिटी क्या होता है, ऑल मटेरियल फैक्ट्स, जो ऑल मटेरियल फैक्ट्स होते हैं शुड बी रिकॉर्डेड इन अकॉर्डिंग प्रोसेस। जो भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है उनका अकाउंटिंग में। उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं आपका आपका मटेरियलिटी कहते हैं। अकॉर्डिंग शुड बी रिकॉर्डेड important dates and leave out insignificant information. Material items are those which impact or influences the decisions of users financial statement. उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिसेस once selected and adopted should be adopted consistently year after year। मीन्स कंसिस्टेंसी में लगातार, एक बार अगर स्टार्ट किया फिर उसको हमने
कंसिस्टेंटली स्टार्ट आफ्टर ईयर करते रहना। द कंपेरिजन ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड विद द अदर इज पॉसिबल ओनली व्हेन द कन्वेंशन एंड कंसिस्टेंसी इज फॉलोड। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है? अकाउंट्स मस्ट बी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड एंड ऑल द मटेरियल्स एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज। क्या होता है कि जो अकाउंट्स होते हैं वो उनको ऑनेस्टली क्या किया जाएगा? प्रिपेयर किया जाएगा, और जो उसमें रेलिवेंट मटेरियल होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वो भी डिस्क्लोज की जाएगी। इन दैट यूजर्स कैन बी डिसीजंस यूजर्स कैन टेक डिसीजन प्रॉपर्ली। इसमें यूजर जो है वो डिसीजन क्या ले सकते हैं? प्रॉपर्ली डिसीजन ले सकते हैं। नथिंग शुड बी कंसील्ड फ्रॉम द यूजर। कंसील क्या होता है? छुपाना। कोई भी चीज़ यूजर से छुपाई नहीं जाएगी, किसमें? फुल डिस्क्लोजर में। इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर सच इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ फेवर ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आपका अकॉर्डिंग प्रिंसिपल भी। अब बात करते हैं हम टैक्सेशन के रिलेटेड। टैक्सेशन में सबसे पहले पार्ट 1 पढ़ेंगे, इसमें हम मीनिंग ऑफ टैक्स के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ टैक्स पढ़ेंगे, फिर उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। हम इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम पढ़ेंगे एसेंस को पढ़ेंगे, पर्सन को पढ़ेंगे, असेसमेंट ऑफ ईयर को पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, एटसेट्रा। इन सब चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे टैक्सेशन में। टैक्सेशन में आता है आपका, सबसे पहले आता है आपका मीनिंग ऑफ टैक्स। मीनिंग ऑफ टैक्स में क्या आता है? टैक्स इज कंपलसरी पेमेंट टू बी मेड बाय एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट है, हर एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने ये क्या करना होता है? पे करना होता है। द मनी कलेक्टेड अंडर द टैक्सेशन सिस्टम इज पुट इन टू यूज फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट थ्रू द सेवरल प्रोजेक्ट एंड स्कीम। अच्छा, जो मनी कलेक्ट की जाती है अंडर टैक्सेशन सिस्टम से, उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? कंट्रीज़ के डेवलपमेंट और सेवरल प्रोजेक्ट्स को और स्कीम्स को चलाने के लिए और प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। उससे क्या होता है? कंट्रीज़ की डेवलपमेंट होती है, उस पैसे को यूज़ किया जाता है, जो पैसा एज अ टैक्स कलेक्ट किया जाता है किसी भी कंट्री में। प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द वन, ये क्या होता है? एक प्राइमरी सोर्स। याद रखना, क्वेश्चन आएगा, जो टैक्स होता है वो क्या होता है? प्राइमरी सोर्स रेवेन्यू होता है किसका? गवर्नमेंट का। तो हाँ, बिल्कुल होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इंडिया इन 1860। याद रखना, जो इनकम टैक्स है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1860s में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद इनकम टैक्स, जब इंडिपेंडेंस के बाद अब आपका क्या आया? इंडिपेंडेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट आया आपका 1961 आया, कैम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1962। इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना, और ये कैम इनटू फोर्स कब आया? 1 अप्रैल 1962 को आया। ठीक है, अब टाइप ऑफ टैक्स की बात करेंगे। दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन ऑन होम टैक्स इज इम्पोज। जिस इंसान पे टैक्स इम्पोज किया, लगाया जाएगा, वो जब टैक्स डायरेक्टली पे करता है उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये टैक्स, डायरेक्ट टैक्स किसी की इनकम पे लेवाई किया जाएगा, मीन्स उसकी इनकम पे लगाया जाएगा। बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। अच्छा, बर्डन जो होगा टैक्स का वो शिफ्ट किसी और पे शिफ्ट नहीं किया जाए, मीन्स इस इनकम इसकी है और टैक्स किसी और पे लगाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स स्लैब्स भी बढ़ते हैं। तो ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। और ये एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है इसको? CBDT करता है, CBDT। अभी CBDT क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो 5 चीज़ें हमने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो टैक्स होगा वो किसी भी टैक्स पे डायरेक्टली बाय द पर्सन ऑन होम टैक्सेज इम्पोज। टैक्स जो होगा वो डायरेक्टली पर्सन पे करेगा जिस पे टैक्स को इम्पोज किया जाएगा। उसके बाद ये टैक्स किस पे लेवाई किया जाता है, इम्पोज किया जाता है? किसी की इनकम पे किया जाता है। और टैक्स के बर्डन को किसी और पे शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव नेचर होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन इसको कौन करता है? CBDT करता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द पर्सन ऑन विच टैक्स इज इम्पोज रिकवर्स द अमाउंट फ्रॉम अनदर पर्सन एंड देन पेज टू गवर्नमेंट। द पर्सन ऑन होम द टैक्स इज इम्पोज, एक इंसान पे टैक्स इम्पोज किया गया है, लेकिन वो टैक्स रिकवर कहाँ से कर रहा है? इनसे कर रहा है और फिर गवर्नमेंट को पे कर, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये लीगल नेचर में होता है, मीन्स क्या क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये नहीं सोचना कि ऐसा क्यों होता है यार, किसी और पे टैक्स हो लग रहा है लेकिन पे कोई और कर रहा है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए। अब वो कैसे होता है वो हम आगे देखते हैं। लिवाइड ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे इसको लगाया जाता है। बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्ट, इस पर बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट किया जाता है। ये क्या होता है? रिग्रेसिव इन नेचर होता है। क्या होता है? रिग्रेसिव नेचर में होता है। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? CBIC एडमिनिस्ट्रेट करता है। याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स को CBIC एडमिनिस्ट्रेट करती है और डायरेक्ट टैक्स को कौन करता है? CBDT करती है।
और इनडायरेक्ट टैक्स को ही हम क्या कहते हैं, कंजप्शन टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करें। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? एसेंस, एसेंस क्या होता है? ASSEN, ASSEEE, SEC क्या होता है? पर्सन हु पेज द टैक्स, पर्सन जो टैक्स पे करता है। आर एनी सम ऑफ मनी अंडर द प्रोविजन ऑफ द दिस एक्ट, इनकम टैक्स 1961 के अंदर आती है, उसको हम क्या कहते हैं? SEC कहते हैं। इट कवर्स एवरी पर्सन हु हैज़ बीन असेस्ड फॉर हिज हर इनकम। 3 टाइप्स ऑफ एसेस होता है, नॉर्मल SEC होता है, डीम्ड SEC होता है और SEC इन डिफॉल्ट होता है। नॉर्मल SEC क्या होता है? पर्सन लायबल टू पे द टैक्स ऑन द बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स ऑन अमाउंट ऑफ द इनकम इज अर्न्ड बाय देम। डीम्ड SEC क्या होता है? लायबल टू पे ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव SEC। डीम्ड SEC को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव SEC कहते हैं। ठीक है, किसी के बदले में कोई और उसको चला रहा है। लीगल हेयर कौन होता है? आप डिकीज पर्सन, जैसे डिकीज पर्सन है उसका जो लीगल हेयर होगा, वारिस, हेयर क्या होता है? वारिस होगा, वो पे करता है। गार्डियन ऑफ अ माइनर, एजेंट ऑफ NRI रिसीविंग इनकम फ्रॉम इंडिया। SEC ऑफ डिफॉल्ट क्या होता है? SEC ऑफ डिफॉल्ट आपको होता है पर्सन हु हैज़ फेल्ड टू पे द टैक्स ऑन टाइम, उसको कहते हैं SEC ऑन डिफॉल्ट। उसके बाद पर्सन कौन है? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन अंडर द इनकम टैक्स ऑफ 1961 टैक्स के अंडर कितने हैं? 7 पर्सन हैं। कितने? 7 टाइप्स ऑफ पर्सन हैं। एक आता है आपका इंडिविजुअल, दूसरा आता है HUF, तीसरा आता है कंपनी, थर्ड आती है आपकी कंपनी, फोर्थ आती है आपकी फर्म, फिफ्थ आता है आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सिक्स्थ आता है आपका लेवल लोकल अथॉरिटी, और सेवन्थ आता है आपका एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। इंडिविजुअल, सबसे पहले इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है? मेल फीमेल गार्डियन हो सकता है, मेल फीमेल हो सकता, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, गार्डियन ऑफ माइनर हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिकीज हो सकता है, जो हमें डीम्ड में पढ़ा। ठीक है, डीम्ड अकाउंट SEC में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका HUF। HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स गवर्नड बाय हिंदू लॉ से गवर्न इसको किया जाता है। मेंबर्स आर नोन एज को पार्सनर्स, मैन हेड इज नोन एज कार्ता। इसमें जो मैन हेड होता है उसको क्या कहते हैं? कार्ता कहते हैं। थर्ड आता है आपको कंपनी, अ जुरिस्टिक पर्सन हु इज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर हिज शेयर होल्डर्स। फर्म क्या होता है? फर्म होता है आपका पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स आर कलेक्टेड नोन एज फर्म। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी आर इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? पर्सन्स कंबाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैरी आउट बिजनेस फॉर अर्निंग इनकम एंड पर्पज मे और मे नॉट बी सेम। उसके बाद लोकल अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी रन एंड इंटेस्टेड बाय गवर्नमेंट सच म्यूनसिपलिटी, पंचायत एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन्स नॉट कवर्ड अबव, जो आर्टिफिशियल पर्सन है जो कवर ऊपर नहीं है, जैसे ऑफरिंग्स आर देयर इनकम। एंटिटीज विच आर नॉट नेचुरल प्रोसेस, जो नेचुरल प्रोसेस बट सेपरेट एंटिटीज एज पर द लॉ, दे कैन बी sued through process managing them. For example, deity, idols who are managed through priest etc. ठीक है, उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या पूछे? प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर होता है आपका इट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर इन विच द SEC अर्न्स इनकम। ये क्या होती है? कैन बी लेस देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स की भी हो सकती है। असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर होता है आपका इट इज़ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड बाय SEC ड्यूरिंग द फाइनेंशियल SEC असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज एवेलुएटेड और असेस्ड। असेस्ड क्या होता है? एवेलुएटेड होता है। एंड टैक्स शुड बी ऑफ 12। ये असेसमेंट ईयर 1 साल का हो सकता है ना, 1 साल का होना चाहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर 1 साल का से कम भी हो सकता है। टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस होता है आपका रिड्यूसिंग द टैक्सेबल इनकम टू पे द लोअर रेट ऑफ टैक्स बाय टेकिंग लीगल मेजर्स। टैक्स इवेजन क्या हो सकता है? मीन्स कंसीलिंग इनकम और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज। छुपाना क्या? इनकम और इंफॉर्मेशन किसी टैक्स अथॉरिटीज, इसको टैक्स इवेजन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके टैक्सेशन पार्ट 2 में। टैक्सेशन पार्ट 2 में रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करें, जिसमें रेजिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट के बारे में बात करेंगे।
रेजिडेंशियल स्टेटस आर सिटीजनशिप स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस कौन होता है? जिसको हम सिटीजनशिप स्टेटस बोलते हैं। सिटीजन क्या होता है? ए पर्सन हु इज मेंबर ऑफ द पार्टिकुलर कंट्री एंड हु हैज़ राइट्स बिकॉज ऑफ बीइंग बर्न देयर। रेजिडेंट क्या होता है? ए पर्सन हु लिव्स समवेयर परमानेंटली आर ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज वेरी important for the purpose of the levy of income tax, since income tax is levied based on the residential status of a tax of a two prior residence। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस आपका होता है, एक रेजिडेंट होता है, एक नॉन रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट होता है ऑर्डनरी रेजिडेंट हो सकता है, नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। रेजिडेंट क्या होता है? ए टैक्स पेयर वुड क्वालिफाई एज ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन। टैक्स पेयर वुड बी क्वालिफाइड एज ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही सेटिस्फाई वन ऑफ द टू क्वालिफाई। दो कंडीशन, एक कंडीशन अगर वो फॉलो करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्स, उसको हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे। स्टे इन इंडिया फॉर अ ईयर इज 182 days आर मोर देन प्रीवियस ईयर। स्टे इन इंडिया फॉर द इमीडिएटली 4 preceding years in 365 days आर मोर देन 60 days आर मोर देन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर्स। इफ बोथ द above conditions are not satisfied then the individual is a non resident। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इंडिविजुअल क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। उसके बाद आता है आपका ऑर्डिनरी सिटीजन। ऑर्डिनरी सिटीजन क्या होता है? ए रेजिडेंट इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर इफ ही सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस। ही इज resident in India for at least 2 years out of 10 years immediately preceding the relevant years, plus his stay in India is for 30 days or more during the 7 years immediately preceding the relevant years। Means if the person satisfies none or any of the above conditions then he becomes a resident but not ordinary resident। उसके बाद आता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, बेसिक कंडीशंस क्या होती है रेजिडेंशियल स्टेटस की? स्टे होना चाहिए इंडिया में ग्रेटर देन 182 days में इन प्रीवियस ईयर, और स्टे इन इंडिया ग्रेटर देन 60 days इन प्रीवियस ईयर, प्लस क्या होना चाहिए इसके साथ में? उसको स्टे इन इंडिया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 365 days इन द प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर्स में। इसको हम नॉन रेजिडेंट, अगर नहीं होगा ऐसा तो नॉन रेजिडेंट होगा ये, ठीक है। अगर होगा तो रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्लस स्टे इन इंडिया फॉर 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर्स। फर्दर कंडीशंस ये हो सकती हैं, और अगर हाँ अगर ऐसे ये कंडीशन फॉलो करेगा तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, और नहीं करेगी दो कंडीशंस फॉलो तो ये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। इंपॉर्टेंट नोट टू रिमूवर, बोथ द डे ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल्स आर काउंटेड एज द स्टे इन इंडिया, ठीक है। डिपार्चर कब हुआ है और अराइवल कब आया, पहुंचा इंडिया में, दोनों को क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है किस में? स्टे इन इंडिया में काउंट किया जाता है, ठीक है। वहाँ से डिपार्ट जब होगा वो भी इंडिया में ही काउंट किया जाएगा, और जब यहाँ पे पहुँचा वो भी काउंट किया जाएगा, दोनों को काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टैक्सेशन में हेड्स ऑफ इनकम की, डिफरेंट स्लेब्स की, और उसके बाद डिफरेंट स्लेब रेट्स की, कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स की, और कैलकुलेशन ऑफ टैक्स की। ठीक है, जस्ट गिव मी सेकेंड। अगर थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरी, क्योंकि मशीन लगी हुई है बाहर, इन्हें भी अभी लगाई है, तो मुझे अगर सुनाई नहीं दिया होगा तो मैं दोबारा इस लेक्चर को रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स, बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स क्या, एक डायरेक्ट टैक्स है। क्या है इनकम टैक्स? डायरेक्ट टैक्स है विच द गवर्नमेंट लेवीज ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन की इनकम पे जब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और इनकम टैक्स में क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव यूनिट, हमने ऊपर पढ़ा था डायरेक्ट क्या होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर में होता है, ठीक है। इनकम डज नॉट ओनली मीन मनी अर्न इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, देयर आर अदर सोर्सेस ऑफ इनकम सच एज इनकम फ्रॉम गिविंग हाउस ऑन रेंट, इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स,
फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट एटसेट्रा। ठीक है, ये किस में कंसिडर किया जाता है? आपका इनकम पे कंसिडर किया जाता है, और इसको आप पे क्या करना पड़ता है? आपको टैक्स देना पड़ता है। मेजरली देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5 हेड्स ऑफ इनकम है, अंडर विच वेरियस सोर्स ऑफ इनकम्स आर कैटेगराइज्ड। सोर्सेज क्या होता है? सोर्स जो होता है आपका फ्रॉम वियर और इनकम कम्स, हमारी इनकम कहाँ से आ रही है। इनकम क्या होती है? 5 हेड्स होती हैं। सोर्स होता है, सोर्सेज मैनी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं सॉरी। हेड्स ऑफ इनकम में 5 ये क्या है? इनकम ऑफ द सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, आपकी सैलरी है उसकी वहाँ से कितनी इनकम आ रही है। इनकम फ्रॉम द होस्ट प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये आता है हेड्स ऑफ इनकम, 5 चीज़ें। इनकम फ्रॉम द सैलरी से आता है आपका सैलरी, पेंशन जो होती है आपकी, आप उससे कितना पैसा कमा रहे हो, कितना पैसा मिल रहा है आपको। अगर वो इनकम टैक्स स्लैब में आ रहा है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा होस्ट प्रॉपर्टी से, जब अगर आपने किसी को क्या दिया, अर्न बाय द एसेट्स फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, अगर आपने रेंट पे दिया है या किसी और चीज़ पे दिया है तो उस पर जो आपका, उससे आपकी जो इनकम अर्न हो रही है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स स्लैब के अंडर आ रही है। तो कैपिटल गेन्स मीन्स इनकम फॉर द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट आपने सेल किए, शेयर्स हैं आपके पास, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिजनेस एंड प्रोफेशंस, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है कोई, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर से, LIC एजेंट से, लायर्स एट्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? उनको भी टैक्स देना पड़ता है। अदर सोर्सेज जैसे फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट से आप पैसा आता है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेविंग इंटरेस्ट से, लॉटरी इनकम से, डिविडेंड इनकम से, सबसे इस पर क्या देना पड़ेगा? आपको टैक्स देना पड़ता है। हाउ इनकम टैक्स लेवाइज टैक्स इन इंडिया, तो इनकम टैक्स कैसे लेवाई किया जाता है इंडिया में? टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया फॉलोज इनकम द स्लैब्स ऑफ लेवाइंग द टैक्स ऑन द इनकम ऑन इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, डिफरेंट रेट्स अप्लाई टू डिफरेंट रेंज ऑफ इनकम विच इज़ कॉल्ड एज इनकम टैक्स स्लैब। इसको हम इनकम टैक्स स्लैब्स कहते हैं, क्योंकि रेंज ऑफ इनकम के हिसाब से ही इनकम टैक्स लगाया जाता है। द स्लैब्स ऑफ इनकम टैक्स चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, जो स्लैब ऑफ टैक्स जो होती है वो ईयर टू ईयर चेंज होते रहते हैं। कैटेगरिकली इंडिविजुअल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, इंडिविजुअल हैविंग द एज लेस देन 60 ईयर्स होनी चाहिए, इंडिविजुअल्स बिटवीन द एज ऑफ 60 to 80 ईयर्स, इसके लिए अलग टैक्स स्लैब्स होते हैं। इंडिविजुअल्स हैविंग द एज मोर देन 80 ईयर्स, इसके लिए टैक्स स्लैब क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, 3 तरीके के कैटेगरीज इंडिविजुअल्स होते हैं, एक लेस देन 60, एक 60 से 80 के बीच में, और एक 80 से ऊपर के बीच में। लेस देन 60 ईयर का होगा तो उसके लिए इनकम टैक्स स्लैब्स क्या होते हैं? वो अलग होते हैं। अब ये जो है ये ओल्ड डेटा है, ये अब चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसको अब दोबारा देखना है। तो इनकम टैक्स स्लैब्स लेस देन 60, इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो कितना लगता है? ये टैक्स स्लैब ही है हमारे। ठीक है, तो ये पुराने हैं, ओल्ड हैं, ये वाले क्या है? ओल्ड है। तो ये अब चेंज हो चुके हैं, तो ये अब आप दोबारा देखना है। ठीक है, ये चेंज हो चुके हैं, दोबारा देखना है इनको। ठीक है, एज बिटवीन 60 to 80 ईयर्स के बीच में अगर होगा तो, अगर इसकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा, 5 लाख तक 5% लगेगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगेगा, और इससे ऊपर क्या लगेगा? 30% लगेगा। ग्रेटर देन एज 80 होगा तो 5 से 10 में 20% लगेगा, और 10 से ऊपर 30% लगेगा। कैलकुलेट टैक्स ऑन द इनकम ऑफ 6 lakhs ऑफ मिस्टर एक्स हु इज़ 54 ईयर ओल्ड। तो 54 ईयर ओल्ड का बंदा है कोई, उसको हम बोल रहा है कि उसकी जो टोटल इनकम कितनी है? 6 लाख है, तो उसको कितना टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा? तो हमें पता है कि 54 ईयर ओल्ड के बंदे जिस 60 ईयर से नीचे आता है तो इसका जो टैक्स स्लैब होता है वो अब चेंज हो चुका है। तो अगर मैं पुराने फार्मूले से ही निकालूंगा इसको 6 लाख को, तो मुझे पता है कि 6 लाख तक कितना लगता है? तो आपका 20% लगता है। ठीक है, 20%।
तो पहले मेरा कितना लगेगा, पहले लगेगा 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना लगेगा मेरा, 5% लगेगा। तो पहले 6 लाख का 5% कितना आता है आपका 30,000 वो, और उसके बाद 20% लगेगा कितना 1 लाख, 1 लाख का 20% कितना होता है, सॉरी 2.5 लाख का 5%, 2.5 लाख का 5% होता है आपका 25,000, 2500, ठीक है। उसके बाद ऐसे करते करते आप लगा सकते हो अपना अंदाज़ा। कैलकुलेट द टैक्स ऑन द इनकम्स मिस्टर ए एज 75 ईयर्स, ठीक है। इनकम टैक्स स्लैब आप ओल्ड वर्सेस न्यू, ओल्ड कितनी थी और न्यू कितनी, देखो अब ये चेंज हुई है, अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात हम करेंगे टैक्सेशन में, कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स टैक्सेबल इनकम, वेरियस डिडक्शन, क्लबिंग ऑफ इनकम, उसके बाद रिबेट 87A सेक्शन 87A पढ़ेंगे, उसके सेट ऑफ पढ़ेंगे, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट इनकम ऑन विच द टैक्सेस टू बी कैलकुलेटेड, एग्रीगेशन ऑफ द 5 हेड्स ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ 5 इनकम इज एप्लीकेबल, adjusting of the set off and carry forward of losses, claiming the deductions, then we will get non taxable income, उसके बाद adjustment of the rebate, surcharge और cess। फॉर्मेट ऑफ कंपटीशन क्या होती है आप टैक्सेबल इनकम, क्या फॉर्मेट होता है इसका टैक्सेबल इनकम का, ये होता है आपका नंबर 1 भी होता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आ रही है, नंबर 2 भी आपका आता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी आ रही है, नंबर 3 में आता है इनकम ऑफ PGB कितना आ रही है, कैपिटल गेन से कितनी आ रही है, और अदर सोर्स से कितनी आ रही है, ठीक है। टोटल करके 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये क्या होता है एडजस्टमेंट ऑफ द सेट ऑफ एंड C पर F ऑफ लॉसेस। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, लेस डिडक्शन अंडर द सेक्शन 87, एडजस्टमेंट ऑफ द सेट ऑफ द, ये क्या होता है ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U टैक्सेबल इनकम, टैक्स ऑन नेट इनकम, लेस रिबेट ऑफ 87A, बैलेंस एडिशनल सरचार्ज, टोटल सेस एट द 4%, टैक्स लायबिलिटी रिफंड, ठीक है। अब क्या होता है कबिंग ऑफ इनकम, कबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, नॉर्मली अ पर्सन इज टैक्स इन रेस्पेक्ट टू द इनकम और बाय हिम ओनली, हाउएवर इन सर्टेन स्पेशल केसेस द इनकम ऑफ द अदर पर्सन इज इंक्लूडेड, दैट इज क्लब्ड इन टैक्सेबल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। इन सच केसेस में क्या होता है, इन सच केस ही विल बी लाइबल टू पे टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम एज वेल एज द इनकम ऑफ द अदर पीपल टू, द सिचुएशन इन विच द इनकम टैक्स ऑफ अनदर पर्सन इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर इज कॉल्ड एज क्लबिंग ऑफ इनकम, इसको हम क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं, ठीक है। सेट ऑफ लॉसेस क्या होता है, सेट ऑफ लॉसेस होता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, if any year the tax payer has incurred loss from any source under a particular head of a income, then he had allowed to adjust the such loss against income from any other source of the same period. The process of adjustment of loss from source under a particular head of income against income from the other source of the same head is called as intra-head adjustment. For example, adjustment of the loss from business A against the business B, इंट्रा हेड ये होता है इंट्रा हेड, इंट्रा हेड उसके बाद होता है इंटर हेड, इंटर हेड क्या होता है, इंटर होता है आपस में, इंटर होता है एक दूसरे के साथ। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या होता है, मैनी टाइम्स इट मे हैपन दैट आफ्टर मेकिंग इन इंट्रा हेड एंड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट स्टिल द लॉस रिमेन्स अनएडजस्टेड,
Such adjustment loss can be carry forward to the next year against the subsequent year's income. Income tax deduction. Section 87 ATC. Section ATC क्या बोलता है? Deduction on investments. The maximum tax exemptions limit under section 80C कितनी है? 1.5 lakh only. The various investments are expenses that can be claimed as tax deduction under section 80C are as below. PPF Public Provident Fund टैक्स डिडक्शन हमें कहाँ से मिलती है? अगर हम PPF में लगाएंगे मीन्स पब्लिक प्रोवाइडेंट फंड में लगाएंगे, एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइडेंट फंड में लगाएंगे, EPF में लगाएंगे, NSC मीन्स नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स में लगाएंगे, प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ होम लोन पे लगाएंगे, नेशनल पेंशन सिस्टम पे लगाएंगे, ट्यूशन फीस एटसेट्रा इस पे लगाएंगे। पैसा हम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगी इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। सेक्शन 80D। सेक्शन 80D में क्या होता है? डिडक्शन फॉर द प्रीमियम पेड फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। 80E डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडीज। टैक्स डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80E टू फॉर इंटरेस्ट दैट यू पे टुवर्ड्स द एजुकेशन लोन। ठीक है। डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर द मैक्सिमम 8 years और टिल द इंटरेस्ट इज पेड विच एवर इज अर्लियर। 80G क्या बोलता है? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस। 80TTA क्या बोलता है? डिडक्शन ऑन सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट। दिस सेक्शन प्रोवाइड डिडक्शन ऑन द इंटरेस्ट earned on your savings accounts with bank, cooperative societies or post office up to ₹10,000. No deduction for FD interest is allowed. Allowed to individual, to all individual and HPF, Hindu Union funds on the others and the other senior citizen. ठीक है। 80TTB भी मैंने अभी आपको बोलाया। 87A क्या बोलते? रिबेट अंडर 87A। इसके अंदर भी 87 के अंदर मिले सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? चार्ज और एडिशनल चार्ज, एसेंशियली टैक्स डिवाइड ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स जब होता है ना उसको हम सरचार्ज कहते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द पेएबल टैक्स। पेएबल टैक्स भी कैलकुलेट किया जाता है, नॉट ऑन इनकम टैक्स जनरेटेड। फॉर एग्जाम्पल इफ टैक्स इज इम्पोज ऑन 30% ऑफ द इनकम ग्रुप ऑफ ₹100 लिया जाता है, द टोटल टैक्स वुड बी ₹30। देन सरचार्ज ऑफ 10% ऑफ कैलकुलेट ऑन 30 वुड बी ₹3। तो ये हमें देना पड़ता है। अब सरचार्ज किस किस को लिया जाता है? जिसकी इनकम कितनी होती है 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, उसको 10% लिया जाता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, ऐसे फिर आगे चलता रहता है। सेस क्या होता है? ये भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लगाई जाती है। जैसे स्वच्छ भारत सेस लगाई जाती है, एजुकेशन सेस लगाई जाती है, हेल्थ सेस लगाई जाती है। ठीक है। तो करंटली कितनी है इंडिया में सेस कितनी है? तो 4% है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स स्लैब रेट। टैक्स रेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द इनकम लेवल। सेस मैंने आपको बोला एडिशनल टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक पर्पज के, सरचार्ज, टैक्स ऑन टैक्स। अब टैक्सेशन में क्या होता है ना, टैक्स कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स हमने पढ़ लिया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST आए। GST काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, GST रेट्स, वैट के बारे में पढ़ेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी के बारे में, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स आर बेसिकली टैक्सेस दैट कैन बी पास्ड ऑन द अदर एंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल। दे आर यूजुअली imposed on the manufacturer or the suppliers who then passes on the tax to the customer। ये क्या होता है? रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। ठीक है।
The person paying to the government collect the same from the ultimate consumer. This tax is charged on the goods and services. They are essentially fees that are levied equally on the taxpayers no matter of their income. So rich or poor, everyone has to pay them. Various examples of the indirect taxes are service tax, custom duty, excise duty, VAT, GST etc. ये सब क्या है तो आपके indirect tax है, याद रखना. सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, जीएसटी एक्सेट्रा, ये सब क्या आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं. इसी को हम कहते हैं कंजप्शन टैक्स भी कहते हैं. और ये क्या होता है, रिग्रेसिव नेचर है. एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, चार्ज व्हेन द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. जब भी कोई गुड्स, कोई प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उस पर जो ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है, उसको हम एक्साइज ड्यूटी करते हैं. वैट क्या होता है, वैट चार्ज इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल्स. अगर कोई प्रोडक्ट्स की क्या, गुड्स की क्या हो रही है, इंट्रा स्टेट सेल्स और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो रही है, उस पर हम वैट लगाते हैं. सीएसटी क्या होता है, सीएसटी होता है चार्ज ऑन इंटर स्टेट सेल्स. इंटर में स्टेट्स के अंदर ही, और इंटर स्टेट्स में मतलब एक स्टेट से दूसरी से, इसमें सीएसटी लगता है. सर्विस क्या होता है, चार्ज ऑन द सर्विस रेंडर. जो सर्विस दी जाती है उस पर चार्ज लगता है, उसको सर्विस टैक्स कहते हैं. अच्छा, जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है. ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज़ लेवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस. गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई पे जो सर्विस लगा, टैक्स लगाया जाता है उसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कहते हैं. ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है. रिप्लेस मेनी अदर इनडायरेक्ट टैक्स सच एज. इसमें जीएसटी में किसको को क्लब किया गया है, वैट को, एक्साइज ड्यूटी को, सर्विस टैक्स एट्सेट्रा सबको क्लब एक जगह करके किया गया है, उसमें जीएसटी में इसको इंक्लूड कर दिया गया है. ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत सारे लूपहोल्स से, इस वजह से इनको क्या कर दिया गया था, सबको मर्ज कर दिया गया था, किसमें, जीएसटी में मर्ज कर दिया गया. हेल्प इन एबोलिशन ऑफ द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ सम एक्सपेक्ट. कास्केडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए भी इसको लगाया गया था. जीएसटी एक्ट पास इन पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017. 29 मार्च 1917 में जीएसटी जो है वो पास किया गया था, कहाँ पे, इंडियन पार्लियामेंट में. एंड केम इन टू इफेक्ट 1 जुलाई 2017. और 1 जुलाई 2017 से क्या हुआ था, जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था. इफेक्ट केम इनटू इफेक्ट आ गया. 29 मार्च 2017 को ये क्या आया था, पार्लियामेंट में आया था. और 4 जुलाई 2017 में क्या हुआ था, ये आपका इफेक्ट में आया था. आल्सो नोन एज डेस्टिनेशन बेस्ड. इसी को हम क्या कहते हैं, जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं. इट लेड एम्फसाइज ऑन वन नेशन वन टैक्स. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जीएसटी फॉर गुड्स. और गुड्स की बात करेंगे, ऑल बिजनेस सप्लाइंग गुड्स हुज थ्रेशहोल्ड लिमिट exceeds rupees 40 lakh in a financial year should be get registered under GST. For north eastern states, special category states, threshold limit is rupees 10 lakh. For services, threshold limit for services providers is rupees 20 lakh. For special category state, limit is rupees 10 lakh. Every person who is registered under an earlier law needs to get registered under GST too. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कंपोनेंट जीएसटी के क्या होते हैं. ठीक है, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स, दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, थर्ड होता है आपका इंटीग्रेटेड एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं किसके, जीएसटी के, जिसको हम क्या कहते हैं, आईजीएसटी कहते हैं, सीजीएसटी कहते हैं और एसजीएसटी कहते हैं. ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, जिसको हम एसजीएसटी कहते हैं. ये लिवाई किया जाता है किस पे, स्टेट गवर्नमेंट पे ऑन इंट्रास्टेट सेल्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं उस पर जो लिवाई किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट पे, इसको हम कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. रेवेन्यू कलेक्टेड इज अर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट. इसमें रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है. वियर द ट्रांजेक्शन इज मेड, जहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है. सीजीएसटी क्या होता है, लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसमें रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इज लिवाइड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स. अच्छा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, लिवाइड इन केस ऑफ द इंटर स्टेट जब होती है गुड्स की सर्विस की सेल जो होती है, सर्विस होती है, ट्रांजेक्शन होती हैं, उस पर इंटर गुड्स एंड सर्विसेज लगता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर दिल्ली की कार जम्मू कश्मीर में बिक रही है तो जम्मू कश्मीर वाले को क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं है ना. जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे पोल्यूशन तो हो रहा है ना, तो इस वजह से उसे क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है. रेवेन्यू जनरेटेड इज शेयर्ड बाय द सेंटर एंड द स्टेट. एसजीएसटी पार्ट ऑफ द टैक्स गोज टू द स्टेट वेयर इन द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड.
ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज GSTIN। GSTIN नंबर एक होता है, वो क्या होता है? GSTIN इज अ गुड एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये असाइन किया जाता है टू ईच पर्सन रजिस्टर अंडर GST। जो भी GST के अंडर रजिस्टर होते हैं उस पर क्या किया जाता है? असाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? टिन आर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड विद GSTIN एंड द बिजनेसेस दैट हैव बीन टिन would automatically be allotted GSTIN. The number is primarily used by the authorities and to maintain GST payments and other related records under GST Acts. GSTIN नंबर में क्या होता है? फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेट कोड के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। टोटल कितने? 15 डिजिट का होता है GSTIN नंबर। फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जम्मू के लिए कौन सा कोड है? 0, 1 और 29 किसके लिए? कर्नाटका के लिए। उसके बाद ये किस पे बेस्ड हैं? इंडियन सेंसस एक्ट 2011 के बेस्ड पे है। द नेक्स्ट 10 डिजिट विल बी द पैन नंबर। जो नेक्स्ट 10 डिजिट होते हैं, टोटल 15 डिजिट होता है, पहले 2 डिजिट स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और नेक्स्ट 10 डिजिट नंबर जो है वो पैन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके साथ GST रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, द 13 डिजिट विल बी द इंटिटी कोड। इंटिटी जो होगी उसका जो कोड होगा वो 13 नंबर जो रिप्रेजेंट करेगा। 14 नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? Z बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये हर एक के लिए सेम होगा, ये बाई डिफ़ॉल्ट हर एक के लिए सेम होता है Z। द लास्ट डिजिट जो होगा 15 डिजिट वो क्या होगा? विल बी द चेक कोड टू डिटेक्ट एरर्स। चेक सम डिजिट इसको कहते हैं। इट कैन बी अल्फ़ाबेट और अ नंबर। ये अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। अब GST काउंसिल के बारे में बात करें। GST काउंसिल की एक एपेक्स कमेटी है जो मॉडिफाई करती है, रिकॉन्साइल करती है कोई भी लॉ रेगुलेशन बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन टैक्स इन इंडिया में। ये क्या करती है? डिसाइड करती है GST स्लैब्स कैसे होंगे, कितनी क्या डेट्स रहेंगी उसके लिए, ड्यू डेट्स क्या होंगे, एग्जेप्शंस क्या होंगे, टर्नओवर क्या होगा, लिमिट्स क्या होंगे, एट्सेट्रा। ये GST काउंसिल ही डिसाइड करती है। दिस काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द टोटल 33। टोटल कितने? 33 मेंबर्स होते हैं किसी GST काउंसिल्स में। 2 मेंबर्स इसमें कहाँ से होते हैं? सेंटर से होते हैं। और 31 मेंबर्स इसमें कहाँ से होते हैं? 28 स्टेट से और 3 यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। इसको हेड कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसका हेड होता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? एम्पावर करता है टू कॉन्स्टिट्यूट। GST काउंसिल कौन बनाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। एज पर द आर्टिकल कौन सा लगता है इसके लिए? 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसका क्या होता है? हेड करता है। अब GST रेट्स अलग अलग स्लैब्स इंडिया में ये चेंज हो चुके हैं। आइटम्स नॉट सबज्यूम्ड बाई GST। कौन कौन सी आइटम जो GST के अंडर नहीं आती? जैसे अल्कोहल है, ये भी GST के अंडर नहीं आता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एटसेट्रा, ये भी इसके अंडर नहीं आता है। उसके बाद टोबैको भी इसके अंडर नहीं आता है। इलेक्ट्रिसिटी भी GST के अंडर नहीं आता है। तो टोटल 4 चीज़ें हैं जो GST के अंडर नहीं आती। अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टोबैको और इलेक्ट्रिसिटी, ये GST के अंडर नहीं आते। अच्छा, एग्जेम्प्टेड कौन से हैं? एग्जेम्प्टेड कौन से हैं? एग्जेम्प्टेड आपके कम्स अंडर GST बट नॉट टैक्सेबल। मिल्क, चीज़, ब्रेड, फ्रूट्स, कॉर्ड्स एटसेट्रा, ये सब एग्जेम्प्ट है इसमें। ओवरसीज सेल्स टू ओवरसीज, ये सब क्या आता है आपका? उसके बाद आता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कहाँ पे लगती है? इन इंडिया कस्टम ड्यूटी फॉल्स अंडर द कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962 के अंडर ये क्या करती है? फॉल करती है। टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल वाटर्स। इन सिंपल टर्म्स इट इज़ द टैक्स दैट इज लिवाइड ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को जो टैक्स लगाया जाता है उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ये कस्टम एक्ट्स 1962 के अंडर आता है और कस्टम टैरिफ एक्ट्स 1975 के अंडर आता है। प्रोवाइड्स द रेट्स ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। ये किस पे लेवाई किया जाता है? ऑन द गुड्स नॉट ऑन द सर्विस। ये गुड्स पे लगाया जाता है, सर्विस पे ये नहीं लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी कितने? 5 तरीके की होती है। एक होती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, दूसरी होती है काउंटरवेलिंग कस्टम ड्यूटी, तीसरी होती है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, फोर्थ होती है CVD कस्टम ड्यूटी जिसमें सब्सिडाइज आर्टिकल्स रहते हैं, और फिफ्थ होती है आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी में क्या होता है आपका? ड्यूटी इम्पोज ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड स्पेसिफिक रेट। नंबर 2 पे आता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ये लेवाई की जाती है सेम रेट ऑन विद एक्साइज ड्यूटी जो एप्लीकेबल प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर इन इंडिया। एडिशनल कस्टम ड्यूटी किसके बराबर है? टू इक्वलाइज द रेट ऑफ द वैट इन इंडिया। CVD
या सब्सिडाइज ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल्स पे लगाई जाती है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी imposed by the domestic governments on foreign imports when it believes that they are priced below their fair manufactured value।